जय हिंद, नमस्कार। समसामयिक विषयों के इस कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के इस सत्र के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज को देखने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में परिचय लेने का प्रयास करेंगे और जो दस्तावेज है उसका नाम इकोनॉमिक सर्वे है, जो हमें दृश्यमान है। इसे हिंदी में आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। ये अहम इसलिए है क्योंकि ये देश के आर्थिक स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड है और देश के आर्थिक स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड होने के नाते इसकी जो अहमियतता है या इसकी जो महत्वता है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये सारे वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, प्लस अगर आप महत्वाकांक्षी छात्र है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है या आप किसी भी प्रतियोगिता यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत ही मददरूप साबित हो सकता है। प्लस ये इतना लंबा चौड़ा, इतना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है कि इसके ऊपर जो बात करनी एक उपाख्यान में या एक लेक्चर में लगभग असंभव है। ठीक है, तो आज इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के माध्यम से हम लोग मात्र और मात्र इसके बारे में परिचय लेंगे, संक्षिप्त में एक ओवरव्यू लेंगे, यानी कि एक विहंगावलोकन लेंगे कि ये दरअसल चीज होती क्या है। मगर अगर इसका हमें परीक्षा लक्षी अभ्यास करना हो, इसकी हमें तैयारी करनी हो, तो हमें इसके लिए समर्पित लेक्चर तो चाहिए ही, मगर कॉम्प्रिहेंसिव डेडिकेटेड लेक्चर्स चाहिए इन 2 और 3 वॉल्यूम्स, जिसके ऊपर मैं और मेरी टीम तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द आपको यह जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है, इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम ओरिएंटेड जो लुक है, जो अभ्यास है, वो आपको जो है अवेलेबल बहुत ही नज़दीक के फ्यूचर में हो जाएगा। तो आज इस सत्र में हम लोग मात्र और मात्र इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। साथ ही में हमने एक एजेंडा तैयार किया है जिसके तहत हम लोग इस सर्वेक्षण के बारे में कुछ अन्य पहलुओं को भी तपासने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह हमारा आज का एजेंडा रहेगा, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और हमारी यात्रा को या हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में परिचय लेंगे कि ये दरअसल दस्तावेज जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है या इसका क्या उद्देश्य है। साथ ही में इसे कौन प्रिपेयर करता है, हु प्रिपेयर्स इट। उसके बाद इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या रुख रहा आज दिन तक। साथ ही में इसकी महत्वता की बात करेंगे और आखिरी में जो हाल ही में जो प्रदर्शित हुआ है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमें मालूम है कि संसद के सत्रों में जो एक अहम सत्र माना जाने वाला बजट सत्र होता है, उसकी शुरुआत गत दिन हो चुकी है और आज उसका दूसरा दिन है। तो प्रथम दिन ही, बजट सत्र के प्रथम दिन ही हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, उनके द्वारा यह पूरी जो रिपोर्ट है या पूरा जो सर्वेक्षण है वो संसद के पटल पर रखा गया और संसद के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचा। देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि ये दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे जो है वो होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन से आज हमें हमारी चर्चा की शुरुआत करनी है, जिसके तहत हमें यह समझना है कि अगर कोई देश आर्थिक रूप से तरक्की करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था जो है या उस देश का जो अर्थतंत्र है वो मजबूत होना अनिवार्यता है। और देश का जो अर्थतंत्र है वो किस दिशा में, किस रफ्तार से जा रहा है, इसकी दशा क्या है, वो जानने के लिए इकोनॉमिक सर्वेक्षण आमतौर पे किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे, डायरेक्शन एंड स्टेटस ऑफ इकोनॉमी। दिशा भी जाननी होती है, दशा भी जाननी होती है। दोनों की बात यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में आमतौर पर की जाती है। प्लस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो समकालीन सरकारें होती है, जो कंटेम्प्रेरी सरकारें होती है, वे अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रों उन क्षेत्रों में जो चुनौतियां होती है, उन क्षेत्रों के जो हमने जो परिमाण हासिल की है, यानी कि जो अचीवमेंट्स है, उनके बारे में यहाँ हमें माहिती दी जाती है या सरकार संसद के माध्यम से देशवासियों तक यह माहिती पहुंचाती है। संसद के माध्यम से क्षेत्रवार सफलता और चुनौतियां। क्षेत्रवार बहुत ही डिस्क्रिप्टिव ये डॉक्यूमेंट है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया और डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ दिया हुआ होता है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स का भी भरपूर उपयोग होता है, यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का भी भरपूर उपयोग यहाँ किया जाता है। साथ ही में हमें जैसे मालूम है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो
बीते वर्ष की बातें करता है या बीते वर्ष की जो नीतियां हैं उसको इवैल्यूएट करता है। साथ ही में यहाँ पूर्वानुमान भी दिए जाते हैं, फोरकास्टिंग भी होता है, प्लस जो भावी समय की जो नीतियां हैं वो भी दी जाती है। साथ ही में सरकार को क्षेत्रवार कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन कौन सी नीतियां अख्तियार करनी चाहिए, उनकी सिफारिशें भी यहाँ दी जाती है। सिफारिशें, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनता है जो सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर साथ में मेरे और आपके जैसे सामान्य नागरिक के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लस जो महत्वाकांक्षी छात्रों है, जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में या अर्थतंत्र जिनका मुख्य सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है, उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिनमें कई सारे आर्थिक कारकों के ऊपर चर्चा होती है। आर्थिक कारकों के साथ साथ यहाँ मानवीय और सामाजिक जो दृष्टांत है, जो दृष्टिकोण है, वो भी यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। उसके जरिए भी देश की जो स्थिति है वो सार्वजनिक की जाती है। तो कुल मिला के अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को एक वाक्य में व्याख्याकृत करना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बजट को एक नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालांकि ये जो सिफारिशें होती है या सलाह होती है या कोई सजेशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस कह लीजिए, तो ये सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है, ठीक है। इट ओनली एक्ट्स एज एन एडवाइजर। सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो बजट में कौन कौन सी नीति अख्तियार करे, क्या वो बजट में इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा दी गई सिफारिशों का अमल करे या ना करे, वो सरकार के हाथ में है और वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मगर आमतौर पे ये जो इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं वे बजट का एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। दे ले ए फाउंडेशन स्टोन फॉर अपकमिंग बजट। और सामान्यतः इस बजट में यह इकोनॉमिक सर्वे के दिए गए नीति मूल्य है, उस नीति मूल्यों के ऊपर आधारित रहता है। साथ ही में अगर मोटे तौर पर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के अगर बिंदु देखें या उसके कंपोनेंट्स देखें तो मुख्य रूप से मोटे तौर पर 3 कंपोनेंट्स आर्थिक सर्वेक्षण को बनाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, हमने यहाँ एक स्लाइड तैयार रखी है ताकि हमारा जो समय है उसको बचा सके हम, जिसके तहत सर्वप्रथम रहेगा पिछले साल की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट, ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन पास्ट ईयर्स इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद साल भर में देश में विकास की हालत, देश में विकास की हालत क्या रही, क्या वो सकारात्मक थी, क्या वो नकारात्मक थी, ये चीजों का भी समावेशन यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में किया जाता है। और अगर विकास हो रहा है तो उसकी रफ्तार क्या है, उसकी गति क्या है, वो किस गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोटे तौर पर ये 3 बिंदुओं को इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के दस्तावेज में लिपटा जाता है, ठीक है। जिसके तहत अगर पहले मुद्दे की बात करें यहाँ तो इट इज अ हाईलाइट, कई सारे बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की जा सकती है, जिसमें से एक रहेगा कि जो सरकारी योजनाएं थी, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो सरकार के द्वारा घोषित हुई हो, उसका इवैल्यूएशन होता है, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। क्या वे सफल रही, क्या वे विफल रही, सफल रही तो किस हद तक सफल रही, कितने लोगों को, कितने वर्गों को इस पर्टिकुलर योजना ने जो है फायदा पहुंचाया। साथ ही में सरकारी कदम की भी बात होती है, सरकार के आर्थिक कदम कि पिछले वर्षों में सरकार ने अपने देश की वृद्धि के लिए, अपने देश के आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए और क्या ये कदम असरकारक है, क्या ये कदम असरकारक थे, इत्यादि चीजों पर बात की जाती है। साथ ही में शॉर्ट एंड मीडियम टर्म
की जो नीतियाँ होती है, जो पॉलिसीज होती है, उसके ऊपर भी यहाँ चर्चा की जाती है कि भावी समय में सरकार को कैसी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि देश की समृद्धि, देश के वृद्धि का जो चित्र है वो और बेहतर हो सके। तो कुल मिला के यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जैसे हमने शुरुआत में ही बात की कि यह थोड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है और देश की आर्थिक स्थिति का या स्वास्थ्य भी कह सकते हैं का रिपोर्ट कार्ड है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को जो है मालूम पड़ सकता है कि आज देश कहाँ खड़ा है। साथ ही जैसे हमने बात की कि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो ये वित्त मंत्रालय का एक आधिकारिक दस्तावेज है। वित्त मंत्रालय का ये में ध्यान में रहना चाहिए कि यह वित्त मंत्रालय के एम्बिट में फॉलो करता है, उसके द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। उसके साथ इस दस्तावेज में प्रत्येक क्षेत्र का एक गहन विश्लेषण होता है, जिसको सांख्यिकी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि द सेक्टोरल इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफ। तो ये भी एक अच्छी बात है। सेक्टोरल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफ, ये माहितियों का बहुत ही बड़ा खजाना है। अगर आप भी देखना चाहे इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो हमारे पोर्टल पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। अगर हम गूगल में इकोनॉमिक सर्वे 2021 को हम लोग जो है सर्च करेंगे, तो हमारे सामने इनके 2 वॉल्यूम आएंगे, ठीक है, जिसमें से प्रथम वॉल्यूम 353 या 350 प्लस पेजेस का है और जो दूसरा वॉल्यूम है वो 550 पेजेस प्लस का है। दोनों ही अहम है। दोनों में जो माहितियाँ दी हुई है, जो डेटा दिया हुआ है, जो स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, वो एक तो अपडेटेड होता है प्लस रिलायबल होता है, क्योंकि अथॉरिटी के द्वारा हमें दिया जाता है। तो ऐसे भी इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। प्लस इकोनॉमिक जो क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनको तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही अहम साबित हो सकता है और उपयोगी भी साबित हो सकता है। अब अगर आगे देखें तो हमें देखना है कि यह जो पूरा जो रिपोर्ट है वो तैयार कौन करता है और कैसे यह पूरा रिपोर्ट या पूरा सर्वेक्षण या पूरी समीक्षा तैयार होती है। Who prepares it? तो ये अहम प्रश्न का जवाब आएगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर and his team prepares the document. The chief economic advisor is a office, is a post in government of India. ये हमें जानना है। GOI में एक स्थान। It falls under the gambit of Department of Economic Affairs under Finance Ministry या मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, दोनों ही ठीक है। हमें मालूम है हमारे जो वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है, जिनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी और आज भी ये अपने पद पर कायम है। प्लस ये जो स्थान है वो समकक्ष है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि बहुत ही उच्च ओहदा है और सरकार को एक तरह से आर्थिक परिप्रेक्ष्य में एक सलाह देने का कार्य करता है। हालांकि जैसे हमने देखा कि सरकार बाध्य नहीं है इस सलाह को या इस सिफारिशों को फॉलो करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सरकार अपनी तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो जो चाहे वो अपने बजट में जो है इंक्लूड कर सकते हैं, मगर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर जो इकोनॉमिक सर्वे की जो
लाइन होती है जो हम उसे एक रूपरेखा कह सकते हैं या एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, उस ब्लूप्रिंट पर ही बजट जो है वो चलता है और जो सरकारी गतिविधियां हैं वो भी उसके ऊपर चलती है। अब ये इकोनॉमिक एडवाइजर है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और उसकी टीम जो है वो बनाकर वित्त मंत्रालय को देती है। वित्त मंत्रालय इसके ऊपर मोहर लगाता है और बाद ही में वो संसद में पेश की जाती है यह समीक्षा। वित्त मंत्रालय की अनुमति बिना यह जो सर्वेक्षण है वो संसद के पटल पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बात रही कौन इसे बनाता है। अब अगर आगे इसके इतिहास के बारे में देखें तो इसका इतिहास थोड़ा रसप्रद है। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद ही, स्वाधीनता के बाद ही त्वरित ही हमने यह परंपरा को दाखिल कर दिया था कि हम लोग बजट के पहले एक इकोनॉमिक सर्वे नामक एक जो अच्छा सा डॉक्यूमेंट है जो कि सरकारी नीतियों को इवैल्यूएट करता है, प्लस कुछ पूर्वानुमान भी करता है, प्लस कुछ अच्छी सिफारिशें भी करता है, उसको हम लोग लागू कर दें। तो 1951 में सबसे प्रथम बार इकोनॉमिक सर्वे लाया गया इन द ईयर 1951, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद 1964 तक, अंटिल 1964 बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही साथ में आते थे। ये परंपरा थी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे साथ में। मगर 1964 के बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे, वो एक दिन पहले आने लगा, और जो बजट है वो एक दिन बाद आने लगा। बजट एक दिन बाद। यह परंपरा लगभग 2015 तक चली। अब 2015 से इकोनॉमिक सर्वे काफी बजट से आगे आता है और 2 खंडों में आता है। यह हमें जानना जरूरी है। 2 खंडों में, तो अगर 2 खंडों की बात की जाए तो हमने यहाँ इसके लिए एक स्लाइड तैयार कर रखी है जो समझने में हमारी मदद करेगी। देखिए, 2015 के बाद 2 खंड, जिसमें से प्रथम खंड में यानी कि वॉल्यूम 1 में अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बात की जाएगी कि कैसी हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति रही, वो भविष्य में कैसी स्थिति रहने वाली है, इत्यादि चीजों पर इस पहले खंड में बात की जाएगी। और दूसरे खंड में क्षेत्रवार गहन विश्लेषण किया जाएगा। क्षेत्रवार गहन विश्लेषण, हमें मालूम है कि मुख्य 4 क्षेत्र है हमारी भारतीय अर्थतंत्र में या दुनिया के किसी भी अर्थतंत्र में मुख्य 3 और 4 क्षेत्र रहते हैं, मगर उस क्षेत्र में से जो उसके जो उपक्षेत्र है उनके बारे में यहाँ गहन विश्लेषण किया जाता है और हमें डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स से हमें समझने का प्रयास किया जाता है। अगर सेक्टर की बात करें तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स एज लाइक प्राइमरी में देखें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फार्मिंग और फिशिंग। फिर सेकेंडरी में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। टर्शरी में देखें यानी कि सर्विस में तो रिटेल, फिनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एंड लीजर, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और अगर क्वार्टनरी देखें तो उसमें एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर है और साथ ही में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी बात है। ठीक है, तो इतने सारे क्षेत्रों के ऊपर एक गहन विश्लेषण किया जाता है इस पूरे सर्वेक्षण में, और माहितियों के साथ, माहितियों के ढेर के साथ। ये बहुत ही जो है बड़ी क्वांटिटी होती है यहाँ जो माहिती प्रदर्शित होती है उसकी। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये अहम डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर आज का जो हमारा उपाख्यान है वो मात्र और मात्र इसका परिचय ही है। ठीक है, मगर परीक्षा लक्ष्य अगर हमें बात करनी हो, अगर हमें थोड़ा टेक्निकली देखना हो तो समर्पित लेक्चर चाहिए, समर्पित विस्तृत लेक्चर चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपको बहुत ही नजदीक के भविष्य में अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, अब बात रही इसके इंपॉर्टेंस की कि इसका क्या महत्व है हमारे लिए। तो जैसे इसका महत्व मैंने आपको 2 बार समझाने का प्रयास किया कि महत्व इसलिए है क्योंकि ये सरकार के या देश के आर्थिक स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड है। साथ ही में
एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की आर्थिक दिशा किस तरफ है, वह उसकी रफ्तार क्या है। तो एक तो जो इसकी महत्वता का कारण है। दूसरा कारण ये है कि छात्रों को परीक्षा लक्षी अभ्यास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें भी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर आपका बल हो या वो आपका मेन कोर सब्जेक्ट हो, तो इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। प्लस यह एक सटीक व विश्वास पात्र दस्तावेज है। सटीक व विश्वास पात्र क्यों है? क्योंकि ये अथॉरिटी के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। ये कोई प्राइवेट, इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, सब गवर्नमेंट ही आंकड़े होते हैं, गवर्नमेंट के ही, और इसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसका बिंदु हम लिख सकते हैं सटीक व विश्वास पात्र दस्तावेज। इसमें जो आंकड़े दिए होते हैं वे एक तो ताजा होते हैं, और बाकी कहीं नहीं मिलने वाले आंकड़े यहाँ दिए होते हैं, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। एक बात आप समझ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे बनाना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। तो यहाँ जो डेटा, जो स्टेटिस्टिक्स, जो ग्राफ्स हमें दृश्यमान होते हैं या जो यहाँ दिए गए होते हैं, वो कंटेंट बनाया होता है। ठीक है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वो कंटेंट बनाया होता है। तो आमतौर पर ऐसे आंकड़े हमें कहीं नहीं मिलते, मगर अन्य जगहों पर इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक प्रथम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क है। साथ ही सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावी नीति को कैसे घड़े प्लस उसका अमल कैसे करे, उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए महत्वपूर्ण भावी नीति व अमल। प्लस हमें मालूम ही है कि आर्थिक स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड है, जो इसकी महत्वता को और बढ़ा देता है। उसके बाद हमें दशा जानने को मिलती है। इसके साथ सरकार के लिए मार्गदर्शक है। सरकार के लिए मार्गदर्शक है। हालांकि सरकार बाध्य नहीं है इसके मार्गदर्शक को एक्सेप्ट करे भी या ना भी करे, मगर ये अपनी भूमिका सरकार को एक मार्गदर्शक की तरह देता है। साथ ही सरकारी कार्य का सालाना रिपोर्ट कार्ड है कि यह सरकार आखिर कर क्या रही है, मुख्य रूप से आर्थिक जो है परिप्रेक्ष्य में। उसके साथ क्षेत्रवार संतुलित विकास हो, की बात यहां करी जाती है। तो इनइक्वालिटी को कोई जगह नहीं है, तो ये भी इसकी महत्वता को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये प्रत्येक क्षेत्र के बारे में सोचता है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को साथ में लेके यह पूरा जो सर्वे है वो चलने की बात करता है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ इस सर्वे में आंकड़े वो अन्य माहितियाँ तो दी जाती है, मगर ये आंकड़ों और माहितियों तक सीमित नहीं है। इसमें जो सरकारी योजनाएं होती है, वो जो नीतियाँ होती है, उस नीतियों के बारे में भी एक गहन विश्लेषण किया जाता है। नीति व योजनाओं के बारे में विश्लेषण। प्लस भावी नीति की तो बात करती है, मगर जो पूर्व नीतियां होती है सरकारी, जो आज दिन अमल में होती है वर्तमान, उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं, उसमें अगर कोई लूपहोल्स है, तो उसको भी रेक्टिफाई करने में, उसको भी जो है फिर से पुनः स्थिति में, फिर से अच्छी स्थिति में लाने के लिए सरकार को मदद रूप साबित होती है रेक्टिफिकेशन। ऑफ लूपहोल्स।
कुल मिला के ये सारे बिंदुओं को हम लोग इस आर्थिक सर्वेक्षण के महत्व के बिंदुओं की तरह देख सकते हैं, इसको महत्व की तरह हम लोग देख सकते हैं। तो ये बात रही महत्व की। अब हमें आगे देखना है कि ये जो नया सर्वेक्षण आया उसकी सुर्खियों को हमें देखना है। वैसे तो ये विस्तृत रिपोर्ट होती है, मगर हम लोग इसमें से हाईलाइट को देख सकते हैं। कुछ आंकड़ों की भी यहाँ हमने जो है हमें बात करनी है जो सर्वेक्षण में दिए गए हैं, जिसमें से सर्वप्रथम जो अनुमान, हेडलाइन अनुमान हम उसे कह सकते हैं जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी 11%। 11% के दर से हमारे अर्थतंत्र की वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान यह सर्वेक्षण ने लगाया है। ये अनुमान बहुत ही करीब है आईएमएफ के अनुमान से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया है कि 2021-22 में भारतीय अर्थतंत्र 11.5% की गति से आगे बढ़ेगा, और उसके सामने हमने हमारा अनुमान है हमारी इकोनॉमिक सर्वे का 11% का, तो बहुत ही करीब अनुमान हमने लगाया है। साथ ही में यहाँ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की भी बात हुई है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सामान्यतः हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस साल सरकार का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो कम ही रहा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कम हुई थी ड्यू टू पैंडेमिक ट्रिगर्ड इकोनॉमिक लॉकडाउन। तो अगर अप्रैल से दिसंबर के आंकड़े देखें 2020 के, तो लगभग 12.6% की गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू कलेक्शन में। और अगर आंक की बात करें तो 10.26 लाख करोड़ की आय ही हुई है, कर आय जिसे कहते हैं सरकारी, जिसमें गिरावट आई है 12.6% की। ये गिरावट थोड़ी अच्छी है और इसको हमें रिकवर करना होगा। साथ ही अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो सरकार ने टारगेट रखा था उस टारगेट से बहुत ही कम अचीव हो पाया है ड्यू टू दिस इकोनॉमिक लॉकडाउन डिसइन्वेस्टमेंट। मात्र 7 के आसपास ही अचीव हो पाया है जो हमें टारगेट किया था, और टारगेट हमारा था 2.1 लाख करोड़, जिसमें से हमने पाया मात्र 15,000 करोड़, 15,722 समथिंग है। ये प्रिसाइज फिगर नहीं है प्रोबेबली, मगर जो है बहुत ही करीब है। ठीक है, तो यहाँ भी कोरोना की वजह से हमारा जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस हो नहीं पाया है। इसके साथ फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो निसंदेह ये तो ऊपर जानी ही है, क्योंकि कोरोना के जो खर्चे हैं वे अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, इनको पूर्वानुमानित नहीं किया गया था और ये खर्चे थोड़े बड़े हैं, तो फिस्कल डेफिसिट हैज गॉन अप। फिस्कल डेफिसिट गॉन अप। तो फिस्कल डिसिप्लिन में फिर से आने के लिए भी सरकार को यहाँ कार्य करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ रिकवरी का भी जो है हमें एक एविडेंस मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंजप्शन हैज गॉन अप। गवर्नमेंट फिर से अर्थतंत्र में तेजी लाने के लिए, अर्थतंत्र को कोरोना पूर्व की स्थिति में लाने के लिए, यानी कि अच्छी स्थिति में लाने के लिए सरकार खर्च कर रही है, सरकार चीज़ों को ले रही है। साथ ही अगर इस पूरे वर्ष में जो कोई क्षेत्र में हमें वृद्धि देखने को मिलती है तो वो एकमात्र क्षेत्र है जिसको इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से कोई हानि नहीं हुई है, जिसके काम में कोई रुकावट नहीं आई है, वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्री सेक्टर alone sector. It was the alone sector which saw growth in the entire financial year of 21. उसके साथ अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें, जीएसटी कलेक्शन भी 2020 में थोड़ा बड़ा है। जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि देखने को मिलती है, ये एक सकारात्मक बात है और रिकवरी का अंदेशा करती है कि भारतीय अर्थतंत्र अब जो कोरोना की जो नकारात्मक असर थी उससे बाहर आ रहा है, उससे तंदुरुस्त हो रहा है। और इन्फ्लेशन भी इस साल बढ़ा रहा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। इन्फ्लेशन was more
in comparison to the inflation of previous year. And last one, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, जो बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट है, जो डबल डिजिट होनी भारत के लिए लाभकारक है और होनी भी चाहिए। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इन सिंगल डिजिट, जो सरकार को आगे चलकर डबल डिजिट में यानी कि उसमें भी इजाफा करना होगा। तो ये सब हाइलाइट्स को देख के हमें स्पष्ट रूप से लगता है कि भारतीय अर्थतंत्र के ऊपर कोरोना महामारी की असर जो है वो काफी पड़ी है और इसकी वजह से अर्थतंत्र को धक्का भी लगा है, मगर फिर भी सरकारी मजबूत नीतियों के कारण, उनकी मजबूत अमलवारियों के कारण हम लोग फिर से एकदम गति से रिकवरी कर रहे हैं, जो एक हमारे लिए सकारात्मक समाचार है। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने वित्त मंत्रालय के एक अहम आधिकारिक दस्तावेज इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से उसका परिचय लेने का प्रयास किया। इस पूरे उपाख्यान में हमने एजेंडा के आधारित बात की, जिसके तहत हमने सबसे प्रथम परिचय देखा कि यह दरअसल इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, साथ ही इसे कौन तैयार करता है वो भी देखने का प्रयास किया। उसके साथ हमने इसका इतिहास भी देखने का प्रयास किया, कब से शुरू हुआ और आज कैसे चल रहा है, और साथ ही इसका इंपॉर्टेंस देखा, प्लस हाइलाइट्स ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक सर्वे भी देखा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग इसके ऊपर विस्तृत लेक्चर्स लेके बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।